Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. आज मैं आप लोगों के लिए फणीश्वर नाथ का कहानी यानी लाल पान की बेगम ये लिया गया है गोधुली हिंदी बिहार बोर्ड NCERT से। अगर आप भी 10 क्लास में हैं यानी 2021 में एग्ज़ाम होगा तो आपके लिए बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। अगर आपको 1 घंटा के लगभग टाइम है तो इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, आपको पूरा अच्छा से समझ में आ जाएगा। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अभी ही वीडियो को छोड़ दीजिए, अन्यथा आप अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। तो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु। तो जानते हैं फणीश्वर नाथ रेणु के बारे में। पहले फणीश्वर नाथ रेणु 4 मार्च 1921 या 11 अप्रैल 1977 हिंदी भाषा के साहित्यकार थे। उनके पहले उपन्यास महिला आंचल के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म बिहार के अररिया जिला में फारबिसगंज के पास औराही हिंगना गांव में हुआ था, जिनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। इंटरमीडिएट के बाद स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, पात्रों का चरित्र निर्माण काफ़ी तेज़ी से होता था। उनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है। उनकी साहित्यिक कृतियों है उपन्यास महिला आंचल, पढ़ती पड़ी कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, कथा संग्रह एक आदिम रात्रि की महक, ठुमड़ी, अगिनखोर, अच्छे आदमी, रिपोर्ताज, रिंजल, धंजल, नेपाली क्रांति कथा, वन तुलसी की गंध, श्रुत अश्रुत पूर्वे, तीसरी कसम पर इसी नाम से प्रसिद्ध फिल्में बनी। तो चलते हैं कहानी की ओर। लाल पान की बेगम। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कूद रही थी। अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोटपोट कर देह में मिट्टी मल रहा था। यानी 7 साल का जो उसका बेटा था बिरजू, वो मार खा करके माँ से मार खाया था और अपने आंगन में लेट रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। चंपिया उसकी बेटी है। आधे आंगन धूप रहते जो गई सहवाइन की दुकान छोवा गुड़ लाने, सो अभी तक नहीं लौटी। यानी कहने का मतलब है जो आधा आंगन में जब धूप था तभी वो गई थी सहवाइन की दुकान, बगल की दुकान, और छोवा गुड़ लाने के लिए, जिसको हम लोग शक्कर बोलते हैं, वो अभी तक नहीं लौटी है। यानी सांझ का टाइम हो गया है, दिया बाती का बेला हो गई है। आए आज लौट के जरा बागर बकरी की देह में कुकुर माछी लगी थी। कहने का मतलब उसका माँ गुस्सा रही थी चंपिया पर। आज जब आएगी ना वो लौट करके तब उसको बताएंगे। इसका जो बागर है ना बकरी, इस सब को कुकुर माछी लग रहा था, इसलिए बेचारा बागर रह रह कर कूद फान रहा था। बिरजू की माँ बागर पर मन सा गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढ कर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्च की फूली गाछ बागर के सिवा किसने कलेवा किया होगा, यानी किसने खाया होगा। बागर को मारने के लिए वह मिट्टी का एक छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसिन
मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहा न हो तब न। इसने जवाब दिया कि बिरजू के माँ के पीछे या पास इतना औल झोल नहीं रहे तभी तो फुआ। गरम गुस्से में बुझी नुकुली बात फुआ की देह में धंस गई और बिरजू के माँ ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। बेचारे बागर को कुकुरमाछी परेशान कर रही है। कहता आहा आह है हर, जिस तरह से आप बकरी को बागर को आवाज़ देते हैं हर हाय हाय। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा दिया। जो बच्चा लेटा हुआ था बिरजू माँ के मार खाने के बाद, उसने लेटे ही लेटे बागर को एक डंडा खींच दिया। बिरजू की माँ की इच्छा हुई जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे। मन हुआ कि उसी डंडे से जाकर के इसका भूत भगा दे, यानी कि ज़्यादा मार दे दें। किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। पानी भरने वाली सब जो होती है ना, इसके यहाँ थी, नीम के पौधा था उसके पास। तो उसका हंसी सुन करके इसका गुस्सा शांत हो गया। बोली ठहर, तेरे पापा ने बड़ा हथछुट्टा बना दिया है, यानी तेरे पिताजी ने तुमको बहुत हथछुट्टा बना दिया है। तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर। ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती पनभरनियों में बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ कर रही थी। जरा देखो इस बिरजू की माँ को। 4 मन पाट समझते ना, जूट, जिसको हम लोग सोन कहते हैं, सोन जूट का पैसा हुआ है, धरती पर पाँव ही नहीं पड़ते। कहने का मतलब है इसको 4 मन पटवा का जो पैसा हुआ है ना, तो इसका धरती पर पाँव नहीं पड़ता है। इंसाफ करो खुद अपने मुंह से। 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बापा ने कहा है, यानी कि उसके पिताजी ने कहा है। कहा है बैलगाड़ी पर बैठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मिल जाएंगे। इसको सिर्फ बैल था, गाड़ी नहीं था। गाड़ी मंगनी करना था। हजार गाड़ी मिल जाएंगे, मंगनी मिल जाएगी। सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई। सो ऐसा जवाब दे दिया। सुनती हो क्या जवाब दिया बिरजू की बिरजू की माँ ने। मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक ओर मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली। अरे हाँ बिरजू की माँ, मैं या के आगे नाथ और न पीछे पगहिया हो तब ना। जंगी की पुतहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, फुआ आ सर्वे सेटलमेंट के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनार वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा की भेंट चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। कहने का मतलब है, अगर जब वो भी हाकिम के बासा पर फूल छाप किनार वाली साड़ी पहन के तू भी भट्टा का भेंट जब चढ़ाती ना, भट्टा चढ़ाती, तो तुम्हारे नाम से भी ज़मीन
का पर्चा कट जाता जो 2-4 बीघा, तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता। सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झूलती। जंगी की पुतौ मुँह जोड़ है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है, 3 ही महीने हुए गौने की, नई बहू होकर आई है और सारे कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। कहने का मतलब इतना झगड़ालू है कि 3 ही महीना हुआ है इसका शादी को और आके गांव में तहलका मचा दिया है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है, सिख किलासी है, उसका खसम रंगी कुमौटी नामी लठैत, इसलिए हमेशा सींग जुगाती फिरती है की पुतो है, जंगी की पुतो है। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पुतहू की गला खोल बोली, गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। यानी गुलेल मतलब गुलेता का गोली जिस तरह से नहीं छोड़ते हैं तो कितना तेजी में आता, उसी तरह से ये आई और बिरजू की माँ ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोर कर रह गई। मतलब मने मन जवाब तो ऐसा निकाला और मने मन जो है वो रह गई, जवाब दिया नहीं। गोबर की ढेरी में कौन ढेला मारे, इसका मन में हुआ अगर इससे जब भिड़ते हैं तो बड़ा झगड़ा हो सकता है, लड़ाई हो सकता है, इसलिए गोबर का ढेरी में ढेला क्यों मारे। कहने का मतलब हुआ क्योंकि गोबर का ढेरी में अगर ढेला मारा जाता है तो वो अपनी ओर छिलक के पड़ जाता। तो इसका कहने का मतलब हुआ क्यों इससे लड़े। जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की माँ ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया या आज लौटे तो तेरी मूड़ी मरोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूँ। कहने का मतलब है आज जब तुम आएगी तो तुम्हारा मूड़ी मोचार करके चूल्हा में हम झोंक देंगे। दिन दिन बेचाल होती जा रही है। और डॉट है, इसके बारे में आप सोच सकते हैं बेचाल क्या होता है। और बिगड़ती जा रही है। गांव में तो अब ठेठर बेस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतोह सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी। अपनी बेटी चंपिया को कहता है, हर जाई एक गाली होता है देहात में, अरे चंपिया या। जंगी की पुतहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली बत्ती भक भक कर जलती है। आप वीडियो पर बने रहिएगा। वीडियो बड़ा ज़रूर होगा लेकिन आपको अच्छा से समझ में आएगा, क्योंकि आपको तोड़ करके समझाया जा रहा है, इसलिए करके वीडियो तो बड़ा होगा ही। और हम पूरा बुक को इसी में कवर करने वाले हैं, 2 पार्ट नहीं बनाएंगे, इसलिए आप जाइएगा नहीं, वीडियो को छोड़ करके वीडियो पर बने रहिए। तो आगे है, भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकलती है, शैतानी की नानी। आप लोग भले नहीं जानते होंगे ये गाली है शैतानी की नानी। बिरजू की माँ की आंख पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डाल दिया, यानी कि उसकी आंख को चंदिया दिया। भक भक बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरत ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। चंपिया की माँ के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। चंपिया की माँ के
चंपिया के माँ के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की माँ कहती है कि आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरत खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैगन का भुर्ता हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हो रही है कि मेरा पटवा जो है, पटवा सूख रहा है तो उससे जल रही है ये लोग, और धान का जो बोझा लगा हुआ उसको देख कर ये लोग जल रही है। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगली से चाटती हुई चंपिया आई। चंपिया जो गई थी सहुआइन की दुकान छोवा गुड़ लाने के लिए, यानी शक्कर लाने के लिए, तो वो अब आई है। वो आई है कैसे? मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगली से चाटती हुई चंपिया आई और माँ के तमाचे खाकर चीख पड़ी। जैसे ही आई तो माँ ने एक तमाचे रसीद कर दिया और इसने चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है? ये सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं दे रही थी। वो मम्मी को बोली कि ये सहुआइन जो है दुकान वाली, ये हमको सौदा जल्दी नहीं दे रही थी। और फिर रोने का आवाज़ हो गया, करने लगी। सहुआइन जल्दी से सौदा नहीं देती कि नानी? इसकी माँ ने इसको जवाब दिया, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झड़ते हैं क्या, जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी? बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना चाल सीखने जाती है ट्यूशन की छोकरियों से। यानी कि जो इसको शासन करना हुआ उसकी माँ को किया। फिर आगे देखते हैं। चंपिया की माँ के कहने का मतलब हुआ कि आप जब उधर गई थी छुआ गुड़ लाने के लिए तो तुमको आना चाहिए तुरंत, तो वो आई नहीं और ये गीत सीख रही थी ट्यूशन की छोकरियों से। तो आगे है, बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज़ अंदाजी की और बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी। बिरजू की बीती हुई बातों को भूलकर उठकर खड़ा हुआ था, क्योंकि माँ ने उसको पीटा था बिरजू को, और उतना वो सब भूल गया और उठ करके खड़ा हो गया। धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते हुए गुड़ को ललचाई आंखों से देखने लगा। गुड़ को जो बर्तन से टपक रहा था वो छुआ गुड़, उसको वो देखने लगा। दीदी के साथ वह दुकान जाता तो दीदी ने उसे गुड़ चटाती। वो लड़का का सोच हुआ, अगर हम दीदी के साथ दुकान जाते तो हमको भी ये गुड़ चटाती। जरूर वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले में तमाचा रसीद कर दिया। कहता, ए मैया एक उंगली गुड़ दे दे न, तलहत्ती फैलाई दे न मैया एक रत्ती भर। बिरजू ने कहा माँ को, एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन फेंक आती हूँ पिछवाड़े में, जाके चाटना वहीं पर, नहीं बनेगी मीठी रोटी। नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद या सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी, यहाँ डॉट डॉट है, सोच लीजिए, अभी भी एक तमाचा रसीद कर दूं या और कुछ बोलूं। उसका मम्मी का सोच हुआ। 10 साल की चंपिया जानती थी शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोड़ेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियाँ देगी। पाँव फैला के क्यों बैठी है उस तरह बेलज्जी। चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। चंपिया क्यों नहीं गुस्साती है? क्योंकि वो माँ के रोब को जानती है, माँ के गुस्से को जानती है, क्योंकि उसकी माँ लाल पान की बेगम है, कुछ अधिक ही बोलती है। बिरजू की माँ ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। बिरजू सोचा अगर कहीं हमको भी शकरकंद छीलने का मौका मिल जाएगा तो हम मुंह में भी डाल देंगे। कहता है नहीं। माँ ने झिझकी दी, एक शकरकंद छिलेगा और 3 पेट में
जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कढ़ाई मांग कर ले गई थी, जिसको लोहिया बोलते हैं हम लोग देहाती भाषा में। वो ले गई थी, फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी लेकर के आ। तो बिरजू को भेज दिया कढ़ाई लाने के लिए। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबड़े केस से माँ की ओर देखा और नज़र बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया, क्योंकि भाई बहन का प्यार ही कुछ अलग होता है। बिरजू लिया और भागा। सूरज भगवान डूब गए, दिया बाती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी लेकर के जो है इसके पतिदेव यानी घर वाला नहीं आया, क्योंकि आज ये लोग के यहाँ मीठी रोटी बनता और नाच देखने के लिए जाना था ये लोग को। तो आगे बढ़ते हैं। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। गाड़ी मांगने के लिए, बैल तो इसको था ही और गाड़ी मांगने के लिए गया था कोयरी टोला। बप्पा बोले माँ से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहे, मलदैया टोली में मियाँ जान की गाड़ी लाने जा रहा हूँ। सुनते ही सुनते बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। सोचा अगर यहाँ पर गाड़ी नहीं दिया कोई तो उधर कौन देगा। छाते की कमानी उतर गई, मानो कि छाते की कमानी उतर गई। जो खिला हुआ था वो सिकुड़ गया घोड़े से अचानक। छाते की कमानी उतर गई घोड़े से अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोग की आंख में पानी नहीं तो मलदैया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न 3 में न 13 में, कहने का मतलब कोई भरोसा नहीं है। न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छीलकर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी भर नाच, जी भर के नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंच करके पुरानी हो गई होगी। बिरजू छोटी कढ़ाई सिर पर औंधा कर वापस आ गया, क्योंकि बिरजू को तो कढ़ाई के लिए भेजा था। तो बिरजू लेकर के उधर से आया तो देखिए क्या बोलता है, देख दीदिया मिलिट्री टोपी, क्योंकि वो कढ़ाई को सिर पर जो है उल्टा के ले लिया था। इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। आप जा कहाँ रहे हैं, वीडियो छोड़ करके नहीं जाइएगा, वीडियो को लास्ट तक देख लीजिए पूरे तौर से। मैया के अंदर से बागर को बाहर भागती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। यानी बागर को कहा गुस्सा से, कल ही तुमको जो है ना 5 कौड़ी में जो है बेच लेती हूँ कसाई के हवाले। राकस तुझे हर चीज़ में मुंह लगाएगा, कुछों में मुंह डाल देता है। चंपिया बांध दे इस बागर को, खोल दे गले की घंटी। हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है, क्योंकि बागर का गला में जो था घंटी लगा हुआ था और जो इधर उधर करता था बागर तो इसका घंटी तो आवाज़ देता था। इसलिए तो गुस्सा में थी लाल पान की बेगम यानी बिरजू की माँ, इसलिए कहता इस घंटिए को खोल दो, हमको टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता है। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ी की याद आई। अभी
बबुआन टोले की गाड़ी नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी, यानी सू दिया है डॉट डॉट दिया। तो माँ को बोलती है कि उधर से जो गाड़ी जा रही थी तो झुनुर झुनुर झुमकी तूने सुनी। तो बेसी बकबक मत करो। बागर के गले से झुमकी खोलती बोली चंपिया, मतलब झुमकी खोलने बोले थी चंपिया को, चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी। बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देखने चले आए, मुझे नाच देखने का शौक़ नहीं है। चंपिया की माँ जो है गुस्सा गई है, क्योंकि रात हो गया और गाड़ी लेकर के अभी तक नहीं आया, इसलिए मुझे जगाइयो मत कोई, मेरा माथा दुख रहा है। मेरा माथा दुख रहा है। मड़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा कर किया। मुफ्त में मार खा जाएगा बेचारा, इसलिए बैठा लिया। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई। कहने का मतलब जो बिरजू जो ओढ़ी थी, चंपिया जो ओढ़ी हुई थी, या तो कंबल या तो सुजनी भोटिया जो भी बोल सकते हैं, उसमें ये जो है उसी में घुस करके और चुक्की मुक्की यानी सट के सो गया। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर टुड्डी रख कर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था वह उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, क्योंकि सब नाच देखने के लिए चले गया है। सब के सब चले गए। चंपिया को दिल भर भी भरोसा नहीं है। साझा तारा डूब रहा है। बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं आए हैं, गाड़ी लेकर के नहीं लौटे हैं। 1 महीना पहले से ही मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी, चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पेंट पहनेगा, अब बैलगाड़ी पर चढ़कर कहाँ चलेगा नाच देखने। चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया, यानी चंपिया को जो है पलक पर एक बूंद आंसू नीचे गिर गया। बिरजू का भी दिल भर आया, बिरजू का भी रोने सा मन हो गया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन्ना बाबा को एक बैगन कबला, जिन्ना बाबा होता है तो जिन्ना बाबा को जो एक बैगन कबूल दिया, उसका इमली पर रहता होगा। गाछ का सबसे पहला बैगन, यानी कि उसने जो पौधे को रोपा था, यानी चंपिया और बिरजू जो पौधा को बैगन का पौधा को रोपा था, तो उसमें जो पहला फल होगा बैगन होगा, तो वो जिन्ना बाबा को गछ दिया था। फर्स्ट में जो बैगन होगा उसको चढ़ाएंगे, भेंट चढ़ाएंगे। जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन्ना बाबा, तो आपको पहला बैगन जो है भेंट में चढ़ाएंगे। मड़ैया के अंदर बिरजू की माँ चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। ऐसा आवाज़ किया। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं करना चाहिए। आज इसको पता चल रहा है, क्योंकि आज गाड़ी नहीं होगा तो इसका बेइज्जती होगा। 1 महीना पहले से जो है ये सब के पास चर्चा कर दिया था कि हम जो है गाड़ी से जाएंगे नाच देखने के लिए। इसलिए कहता है पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए। किसी को भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया, उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हैं भोला बाबा? आपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनौती तो नहीं रखी है। कहता आप तो जानते हैं कि हम जो गच्छे थे सब पूरा कर दिए हैं, तो आप फिर किस चूक का जो है हमको ये फल दे रहे हैं? सर्वे के समय ज़मीन के लिए जितनी मनौती की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। याद आया इसको, एक ठोका तो मनौती बाकी है, महावीर जी का रोट। कहता है रे देव,
भूल चूक माफ़ करो महावीर बाबा, मनौती दुन्नी करके चढ़ाएगी बिरजू की माँ। यानी जो है बिरजू की माँ जो है मनौती जो था दुन्नी करके चढ़ाएंगे। मज़ा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो आगे बिरजू की माँ के मन में रह रह कर जंगी की पुतों की बात चुभती थी। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाली की बेटी पुतों जलेगी नहीं। 5 बीघा ज़मीन का क्या हासिल की है। बिरजू के बप्पा ने गांव की भैखोंकियों की आंख में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगी। धरती फोड़कर पाट लगा है, बैसाखी बादल की तरह उमड़ते आ रहे हैं। पाट के पौधे, पाट मतलब पटवा, सीधा शब्द में जान लीजिए। तो आलान तो फलान, इतनी आँख की धार भला फसल सहे। जहाँ 15 मन पाट होना चाहिए सिर्फ 10 मन पाट। कांटा पर तौल कर ओजन हुआ भगत के यहाँ। यानी जहाँ 15 मन पाटवा होना चाहिए वहाँ 10 मन हुआ। इसमें जलने की क्या बात है भला। बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय आ रहा है। लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे ज़मीन हासिल कर सकते हो। कहने का मतलब हुआ अगर अपना तुम लाठी मजबूत करते हो तो 2-4 बीघा ज़मीन हड़प सकते हो। सो गांव की किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कौम सहना पड़ा, यानी बहुत चीज़ सहना पड़ा। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के बाघ की तरह हुमरते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा और बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। यह ज़मीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी ज़मीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें खूब मोहना जानता है। उतरा जरा सा लड़का ज़मींदार का भी बेटा है क्या। चंपिया बिरजू सो गया इतना में। कहता हाँ आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया। अब जो है गुस्सा शांत हुआ थोड़ा और दोनों को अंदर बुलाती है। भला आदमी आए ना, यानी पति के बारे में आए ना तो एक बार आज, भला आदमी आए ना एक बार आज, तब उसको बताते हैं। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबड़ी बुझा दिया। ढिबड़ी किसको बोलते हैं, सीधा शब्द में जान लीजिए, डिबिया को। बप्पा बुलाए तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। यानी कि दरवाज़ा जो होता है उससे अंदर से जो लगाने वाला होता है उसी कहते खपच्ची। गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा सा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके होते ज़मीन। कहने का मतलब अगर दिन रात बिरजू की माँ नहीं बोलती तो ये भी ज़मीन नहीं होता। रोज़ आकर माथा पकड़ कर बैठ जाए, मुझे ज़मीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मुझे मजदूरी ही अच्छी है। यानी बिरजू का पापा का कहना था कि मुझे ज़मीन नहीं लेना है, मुझे मजदूरी करके ही खाना अच्छा है। जवाब देती बिरजू की माँ, खूब सोच समझ के छोड़ दो। जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता तो क्या होगा, जोरू ज़मीन जोड़ के, नहीं तो किसी और के। बिरजू के बाप पर बहुत तेज़ी से गुस्सा चढ़ता ही जाता था। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला मिला। कौन सा शौक मौज दिया है इसके मर्द ने।
कोल्हू की बैल की तरह सारी उम्र काट दी। इसके यहाँ कभी 1 पैसे की जलेबी ला कर के दिया है क्या इसने कसम से, यानी कसम से। पाट का दाम भगत के यहाँ जो बटवा जो दिया था भगत को, पाट का दाम भगत के यहाँ से लेकर बाहर ही बाहर बैलहट्टा चले गए, यानी बैल के बाजार चले गए। बिरजू की माँ को एक बार नमरी के लोट देखने भी नहीं दिया आँख से। बैल खरीद कर लाए, उसी दिन से गांव में ढिंढोरा पीटने लगे। बिरजू की माँ इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने, दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध आया। सोई हुई है दोनों बच्चा को लेकर के, ये सोचती है मन ही मन, वह खुद भी कुछ कम नहीं है। तब मन में आया कि हम भी कम नहीं हैं, हम भी लाल पान की बेगम हैं। उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुछ समय में उसके मुंह से निकली थी। कहा मेरा मुंह में आग लगे कि मेरा ही कौन लालसा निकल गया था मेरा मुंह से कि हम बैलगाड़ी पर चढ़ कर के नाच देखने जाएंगे। भगवान जाने, फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ दी। आज भी 18 बार बोला कम से कम। चर्चा छेड़ी, लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुसल्ले का सपना। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी ना, पतली जीभ वाली पुतुड़िया सब हंसती आएगी, हंसती जाएगी। सभी जलते हैं उससे। हाँ भगवान दाढ़ी जार भी है, 2 बच्चे की माँ होकर भी वह जिस तरह जस का तस है, यानी कि जैसे का तैसे है। 2 बच्चा का माँ हो गया है लेकिन जैसे का तैसे है, कहने का मतलब हुआ उसका घर वाला उसकी बात में रहता है। वह बालों में गरी का तेल लगाती है, गर्री का तेल लगाती है, गर्री का तेल। उसकी माँ उसकी अपनी ज़मीन है, किसी के पास 1 धूर ज़मीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। कहता है इसको तो अपनी ज़मीन है, किसी के पास तो 1 धूर भी ज़मीन नहीं है तो हमसे जलेंगे नहीं। 3 बीघे धान लगा हुआ है, अघन्नी लोगों की भीख दीठ से बचेगा तभी तो, यानी लोग के नज़र से बचेगा तब तो। बाहर बैल की घंटियां सुनाई पड़ी, तीनों सतर्क हो गए, उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया? कहता है लगता है अपने ही बैल की घंटी है, क्योंकि बैलगाड़ी लेकर के जो है आ गया था, उसका पिताजी सड़क के पास था। चंपिया और बिरजू ने प्रायः एक ही साथ कहा था हूँ। कहता हूँ। बिरजू की माँ ने फिसा कर कहा शायद गाड़ी भी है, घरघराती है। गाड़ी का घरघराहट का आवाज़ सुना। कहता गाड़ी भी है, घरघराती है ना? कहता दोनों ने फिर हुंकारी भरी, दोनों बच्चा। कहता चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी में छेद करके देख आ, चंपी भाग के आ चुपके से। तो बच्चा के भेज दिया टट्टी में छेद करके देखने के लिए कि सही में है कि नहीं। तो चंपिया बिल्ली की तरह हौले हौले पैर से टट्टी में छेद करके झांक लिया, यानी देख लिया। कहता हाँ मैया गाड़ी भी है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा खुशी से। उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत, यानी कि उसको बोला कि कुछ बोलना नहीं है, बोलो मत। चंपिया भी गुदरी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज़ हुई। बिरजू के बाप ने बैल को जोर से डांटा। कहता हाँ आ गए घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की माँ तार गई, जरूर मलदैया टोली में गांजे की चिलम चढ़ी थी, इसलिए इतना लेट हुआ। चढ़ रही थी, आवाज़ तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है।
चंपिया कहता हाँ। बाहर से पुकार कर कहा। उसके बाप ने बैलों को घास दे देकर, बाहर से उसके पिताजी ने बोला, बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी न चिराग, चूल्हे में न आग। बात क्या है? नाच देखने उतावली होकर के पैदल तो नहीं चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक चलता रहा उसका खांसी, और खांसता रहा। बिरजू तो कहता, बिरजू बेटा, बिरजमोहन, उसका पिताजी कहता है। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई है क्या? कहता, अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं मेला नाच देखने के लिए। बिरजू की माँ ने मन में आया कि किस तरह का जवाब दें। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। बिरजू का माँ का मन में तो गुस्सा बहुत आया। चंपिया, हाँ उठती क्यों नहीं? ले धान की 5 शीश यानी 5 शीश लेकर के आया था, रख दे। धान की बाली का छोटा झब्बा झोपड़े की ओसरे पर रख कर उसने कहा, दिया बालो यानी दिया बारो। बिरजू की माँ उठकर ओसारे पर आई। ओसरा पर आया बिरजू की माँ। देर पहर रात हो, गाड़ी लाने की क्या ज़रूरत थी? नाच तो अब ख़त्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखते ही बिरजू की माँ ने मन का सब मैल दूर हो गया। जब बिरजू की माँ जो है धान का शीश को देखा तो सब मन का जो गुस्सा था उतर गया। धानी रंग उसकी आंख से उतरकर रोम रोम में घुल गया। नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर के बाबू सपनी गाड़ी से मोहनपुर होटिल बंगला से हाकिम साहब के लाने गए हैं। इस साल आखिरी नाच है। पंचशीश यानी 5 शीश टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। वो 5 शीश जो लाया था कहता इसको जो है ना खोस दीजिए, अपना खेत का है, अपने खेत का है। हुलसती हुई बिरजू की माँ ने पूछा, पक गए धान? बिरजू की माँ तो खुश हो गया और कहती है कि पक गए धान? कहता नहीं, 10 दिन अघन चढ़ते लाल होकर झुक जाएगी सारे खेत की बालियों। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंख जुड़ा गई। सच कहता हूँ, पंचशीश तोड़ते समय उंगली कांप रही थी। उसका पिताजी कहा कि पंचशीश जो 5 शीश तोड़ रहे थे ना धान का, तो मेरा उंगली जो है कांप रहा था यानी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाली से एक धान लेकर मुंह में डाल दिया और उसकी माँ ने हल्की डांट दी। किसको? बिरजू को। कैसा लुक कर है रे, कैसा लुक कर है तू? इस दुश्मन के मारे कोई नियम धर्म नहीं बचता है मेरे यहाँ। क्या हुआ डांटती हो? उसका पिताजी कहता, क्या हुआ इसको डांटती हो? क्या हुआ डांटती हो? नवाह के पहले नया धान जुठा दिया, देखते नहीं हैं? कहता, अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिड़ई चुनमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवाह के पहले नया अन्न पड़े। इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से 2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया, इतना मीठा चावल है और गमकता भी है ना दीदिया? ये जो है बिरजू पूछता है चंपिया को कि गमकता भी है ना दीदिया? बिरजू ने फिर मुंह में एक धान दे दिया। धान ले लिया। रोटी पोटी तैयार कर चुकी है क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुरा करके पूछा। कहता नहीं। मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ, थोड़ा गुस्सा में। जाने सब ठीक ठिकाना नहीं, जाने का ठीक ठिकाना नहीं, और रोटी बनाती।
रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी बैल की ज़रूरत होगी कभी। पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों को, क्योंकि कोयरी टोला में इसको गाड़ी नहीं दिया था। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते ही बना लेती है। ये जो है बिरजू को माँ को इसका पिताजी बोलते हैं कि तुम तो टोकरी भर रोटी पलक झपकते बना लेते हो। 5 रोटी बनाने में कितनी देर लगेगी? 5 रोटी बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठ पर मुस्कुराहट खुल कर खिलने लगी। अब बिरजू की माँ खुश हो गई। उसने नज़र बचा के देखा। बिरजू के बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा था। नज़र बचा के देखा तो बिरजू के पिताजी इसके ओर, चंपिया की माँ की ओर एकटक से देख रहे थे। चंपिया और बिरजू न होते ना तो मन की बात हंसकर खोलने में देर नहीं लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना। चंपी जरा घलसाड़ में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज़ दे तो। कहता है घलसाड़ में खड़ा होकर के मखनी फुआ को आवाज़ दे तो चंपिया जाती है। कहती है ए फुआ आ सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई पड़ी। कहता हाँ, अब बुआ को क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ और बिना पगहिया का है। कहता अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगहिया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया। आ जाओ फुआ, मीठी रोटी पकाना नहीं जानती हूँ, आओ और हमको मीठी रोटी पका दो। फुआ खांसती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर के दिन रहते कुछ पूछ रही थी, नाच देखने जाएगी क्या कहती है? तो मैं पहले से ही अपने अंगीठी यहाँ सुलगा जाती। कहा अगर जब हमको दिन से बता देती कि हम नाच देखने जाएंगे और आपको रहना है मेरे यहाँ, तो हम पहले से यहाँ पर आग जला करके चले जाते। सुलगा जाती। बिरजू की माँ ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा घर में अनाज दाना वगैरह तो है नहीं, एक बागर है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहाँ तंबाकू रख जाती हूँ। अपना हुक्का ले आइयो फुआ, अपना हुक्का लेकर के आइए। हम जो है ना यहाँ तंबाकू रख देते हैं, हुक्का में जो डाला जाता है। फुआ को तंबाकू मिल जाए ना तो रात भर क्या 5 रात भी जग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोल कर तंबाकू का अंदाज़ा किया। कहता ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा, यानी बहुत कम था। बिरजू की माँ ने हाथ खोल करके तंबाकू रखा है। और एक वजह है कि शाहवाइन जो है राम कहो, उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रख कर चली गई गुलाब बाग के मेला के लिए। ये तो इतना भी रखी, लेकिन शाहवाइन जो है 1 मटर के बराबर जो है तंबाकू रखी थी गुलाब बाग का जब मेला जा रही थी तो। और कह गई कि डिबरी भर तंबाकू है। बिरजू की माँ चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कड़ाही औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलटरी टोपी इस तरह पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होगा। सभी ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद दे दे। ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद है दे। बिरजू को चंपिया बेचारा शाम से ही जो है शकरकंद के लिए जो है रो रहा था। इसको तखा पर रखा हुआ दे दो तो। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है,
अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह को क्या चल रहा है बाबू साहब का। कहता बिरजू के टूटे दूध के दांत की फाँक से बोली निकली। बिरजू का टूटा हुआ दूध के दांत का जो जगह था उससे बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया है। यानी ब्लैक से जो है ना हम 5 शकरकंद खा चुके हैं। फिर भी फिर ठठाकर हंस पड़े। बिरजू की माँ ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूँ फुआ? एक कनवा गुड़ है, आधा आपको दे दूँ? फुआ ने गदगद होकर कहा, अरे शकरकंद तो खुद ही मीठा होता है, इतना क्यों डालोगी? जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देह को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। बिरजू नहीं है, चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में बटन जो होता है पेंट पर पटसन की डोरी बांधने लगा। पटसन का डोरी ये बांधने लगा, बेल्ट भी नहीं था और बटन भी नहीं था उसमें, तो पटवा का डोरी बांधने लगा। बिरजू के माँ ने आंगन से निकल गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा किया। कहता इतनी देर तक भला पैदल जाने वाली रुके रहेंगे? पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया। बिरजू की माँ ने असली रूपा का मंगटिक्का पहना। आज पहली बार बिरजू के बप्पा को। आप लोग वीडियो पर बने रहिए, हमको पता है आप लोग बोर्ड फील्ड होते होंगे, लेकिन नॉलेजेबल वीडियो है इसलिए। आज पहली बार बिरजू की बप्पा को यानी पिताजी को किया गया, गाड़ी जोतता क्यों नहीं? मुंह की ओर टकटक देख रहा है, मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की माँ की देह में अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़ कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया चू चू करके घरघराने लगा तो बिरजू से नहीं रहा गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की माँ ने कहा, जरा जंगी से पूछो ना, उसकी पुतौ नाच देखने चली गई क्या? तो गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज़ स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन्ना रोहट हो रहा है आंगन में, काहे रो रहा है? जंगी घूर ताप रहा था। घूरा जो होता है आग जला के जो तापा जाता है ठंडा में। बोला, क्या पूछते हो रंगी, बलरामपुर से लौटा नहीं, पुतहिया नाच देखने कैसे जाए? आसरा देखते देखते इधर उधर गांव की सभी औरत चली गई है। कहता, अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे? बिरजू की माँ ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहन कर, सारी गाड़ी पड़ी है बेचारी, आजा जल्दी। कहता, सारी गाड़ी पड़ी हुई है, खाली है, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े से राधे की बेटी सुनकी ने कहा, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। तो बांस की झाड़ी से उस पार लड़ेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है। गिलट का झुमकी कारा पहनकर झुमकती आ रही है। कहता, आ जाओ, जो बाकी रह गई है सब का सब जल्दी। जंगी की पुतहू, लड़ेना की बीबी और राधे की बेटी सुनकी तीनों गाड़ी के पास आई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप
ने एक भद्दी गाली दी। वो गाली था साला। लथार मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोह को। सभी ठठा कर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोह को देखा। उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आई। जंगी की पुतोह का गौना 3 माह पहले हुआ। जंगी की पुतोह का गौना कब हुआ था? 3 महीना पहले। गौने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही थी। बिरजू की माँ को अपने गौने की याद आई। लट्ठा सिंदूर वो होता है जो शादी के टाइम में दिया जाता है। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटी निकाल कर कहा, खा ले एक एक करके। सिमराहा के सरकारी कूप में पानी पी लेना। जो सिमराहा जो है अररिया जिला के फारबिसगंज के नज़दीक पड़ता है। गांव से बाहर होकर धान के खेत के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की खेत में धान के झड़ते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दूधी की लता फूली है। जंगी की पुतहू ने एक बीड़ी सुलगा कर बिरजू की माँ की ओर बढ़ाई। बिरजू की माँ को अचानक याद आई, चंपिया, सुनरी, लरेना की बीबी और जंगी की पुतहू, ये चारों ही एक बेस्कोप गीत गाना जरूरी है। यहाँ पर कहता है खूब। बेस्कोप गीत गाना जरूरी है। तो गाड़ी की लीक धनखेता के बीच होकर गई। चारों ओर गौने की साड़ी खसखसाहट जैसी आवाज़ होती है। साड़ी का आवाज़ भी होता है। बिरजू की माँ के माथे पर मंगटिक्के पर चांदनी छिटकती है। अच्छा, अब एक बेस्कोप का गीत गा तो चंपिया। डरती है काहे? जहाँ भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है गीत सिखाने वाली। दोनों पुतहू ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुनरी ने खखार कर गला साफ किया और बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूँगा। तो जंगी की पुतहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया, चंदा की चांदनी। चंदा की चांदनी बिरजू के गोद में लेकर बैठी उसकी माँ की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गाए। बिरजू की माँ ने जंगी के पुतहू को देखा और धीरे धीरे गुनगुना रही थी, वह भी कितनी प्यारी पुतहू है। गौने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा उसने। बिरजू की माँ बेगम है, लालपान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं। कहता हाँ, सचमुच लालपान की बेगम है। बिरजू की माँ ने अपनी नाक पर दोनों आँखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांक ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मंगटिक्का पर चांद। बिरजू की माँ के मन में अब और कोई लालसा नहीं रहा, उसे भी नींद आ रही थी। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी। YouTube का पहला वीडियो। ओके, अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसमें क्या कमी रह गया है जिसको हम पूरा करने का कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आप लोग बोलेंगे तो
10 क्लास का हिंदी का सभी कहानी और कविता को इस तरह से आप लोग को समझा करके पढ़ा दिया जाएगा। ओके। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।